नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। कहते हैं ये तो निवेश की दुनिया की बाइबल है। हाँ बिल्कुल। और वॉरेन बफेट तो इसे अपनी सबसे पसंदीदा किताब बताते हैं। इसी ने उन्हें राह दिखाई। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं, खासकर लंबी अवधि के निवेश वाले, उनको समझने की। जरूर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्राहम के लिए ये इंटेलिजेंट या बुद्धिमान निवेशक है कौन। हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये वो नहीं है जो सबसे ज्यादा अक्लमंद हो या जिसके पास सारी जानकारी हो। इंटेलिजेंट वो है जो अपनी भावनाओं को, मतलब खास तौर पर डर और लालच, इनको काबू में रखे। अच्छा। और अपने फैसले तर्क और विश्लेषण पर ले। उसका फोकस शॉर्ट टर्म फायदे पर नहीं होता, तो फिर किस पर होता है? लंबी अवधि में। एक तो पूंजी सुरक्षित रहे और दूसरा ठीक ठाक, मतलब संतोषजनक रिटर्न मिलता रहे। और यहीं पर वो एक बहुत बुनियादी फर्क बताते हैं ना, निवेश और सट्टेबाजी के बीच। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है समझना। ग्राहम बार बार ये कहते हैं कि निवेश का आधार है आपकी पूंजी की सुरक्षा और एक उचित रिटर्न की उम्मीद। जबकि सट्टाबाजी, वो तो बस कीमत ऊपर नीचे होगी, इस पर लगाया गया दाव है, उसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। हाँ, ये फर्क पहचानना ही शायद पहला कदम है। सही कहा। और इसी सोच से जुड़ा है उनका सबसे मशहूर सिद्धांत, सुरक्षा का मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हाँ सुना तो है। इसका मतलब क्या हुआ? बस सस्ता खरीदना? नहीं, सिर्फ सस्ता नहीं। इसका मतलब है किसी चीज को, किसी स्टॉक को उसकी आंतरिक कीमत, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदना। आंतरिक कीमत, ये क्या होती है? मतलब कंपनी की असली वैल्यू, उसके बिजनेस के हिसाब से? हाँ बिल्कुल, ये वो कीमत है जो कंपनी के फंडामेंटल्स, जैसे उसकी कमाई, उसके एसेट्स, उसकी देनदारियां, इन सब को देखकर तय होती है। ये बाजार के मूड पर निर्भर नहीं करती। अच्छा। तो मान लीजिए आपने विश्लेषण किया और पाया कि एक स्टॉक की आंतरिक कीमत 100 रुपए है, ठीक है। पर बाजार में डर का माहौल है और वो आपको 70 रुपए में मिल रहा है। हम्म। तो ये जो 30 रुपए का फर्क है ना, हम्म। यही है आपका सुरक्षा का मार्जिन। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, भविष्य का किसी को पता नहीं है, हम्म। है ना। हमसे विश्लेषण में गलती हो सकती है, हाँ, हो सकती है। कोई बुरी खबर आ सकती है। हम्म। तो ये मार्जिन एक तरह का बफर है, हम्म। एक कुशन, हम्म। जो आपको इन गलतियों या बुरी किस्मत के झटकों से बचाता है। समझ गई। तो ये मार्जिन हमें बाजार के उतार चढ़ाव से भी बचाता है, और बाजार के मूड को समझाने के लिए उन्होंने वो मिस्टर मार्केट वाली कहानी बनाई थी, है ना? हाँ बिल्कुल। मिस्टर मार्केट हम्म। वो एक काल्पनिक पार्टनर है आपका। हम्म। रोज आपके पास आता है। रोज? हाँ रोज। हम्म। और अपने हिस्से के शेयर खरीदने या बेचने का भाव बताता है। हम्म। कभी वो बड़ा खुश, बड़ा आशावादी होता है, हम्म। तो ऊंचे दाम मांगता है। और कभी? कभी बिल्कुल डरा हुआ, मायूस होता है, तब वो बहुत सस्ते में भी अपना हिस्सा बेचने को तैयार हो जाता है। अच्छा, तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? उसे मिस्टर मार्केट के मूड से प्रभावित नहीं होना है। मतलब जब मिस्टर मार्केट डर के मारे कोई अच्छी कंपनी का शेयर सस्ते में बेच रहा हो, तो उसे डरना नहीं है? नहीं, उसे एक मौके की तरह देखना है। और जब वो बहुत ज्यादा जोश में आकर ऊंचे दाम मांगे, तो उसे नजरअंदाज करना है। ये सुनने में आसान लगता है, पर करने में काफी अनुशासन चाहिए होगा। बिल्कुल। और इसी अनुशासन के आधार पे ग्राहम निवेशकों को दो तरह का बताते हैं। एक है रक्षात्मक निवेशक, यानी डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, शायद उनके पास ज्यादा समय भी नहीं है रिसर्च करने का। तो वो क्या करते हैं? वो आमतौर पे इंडेक्स फंड्स में या फिर बड़ी जानी मानी मजबूत कंपनियों में, जिन्हें ब्लू चिप कहते हैं, उनमें पैसा लगाकर एक स्थिर रिटर्न चाहते हैं। ठीक है, ये तो सेफ रास्ता हो गया। पर अगर कोई थोड़ी ज्यादा मेहनत करने को तैयार हो? हाँ, तो उनके लिए है दूसरा रास्ता, सक्रिय निवेशक का, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। सक्रिय? मतलब ये निवेशक ज्यादा रिसर्च करते हैं, कंपनियों का गहराई से विश्लेषण करते हैं और ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जिनके शेयर बाजार में उनकी असली कीमत से, उनकी आंतरिक कीमत से काफी कम पर मिल रहे हों। अंडरवैल्यूड स्टॉक्स जिन्हें कहते हैं। इसमें तो ज्यादा मेहनत और स्किल लगेगी। हाँ, इसमें समय और कौशल दोनों ज्यादा लगते हैं। और जब ये सक्रिय निवेशक किसी कंपनी को देखते हैं, तो ग्राहम किन बातों पर ध्यान देने को कहते हैं? क्या देखना चाहिए? ग्राहम का जोर हमेशा ठोस चीजों पर रहा, कहानियों पर नहीं। जैसे पिछले कई सालों में कंपनी ने कैसा कमाया है, उसका रिकॉर्ड देखो। क्या उस पर कर्ज बहुत ज्यादा तो नहीं है? कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, काबिल है, ईमानदार है? राइट। क्या कंपनी के पास लगातार मुनाफा कमाने का कोई टिकाऊ जरिया है?
और सबसे जरूरी बात, क्या अभी जो शेयर का दाम चल रहा है वो उसकी वैल्यू के हिसाब से आकर्षक है? मतलब क्या उसमें वो सुरक्षा का मार्जिन है? अच्छा, तो अगर हम ग्राहम के पूरे फलसफे को निचोड़ें तो कुछ मुख्य बातें निकलती हैं। हाँ बिल्कुल। पहला, अपनी भावनाओं पर काबू रखो, डर और लालच को हावी मत होने दो। ठीक है। दूसरा, हमेशा सुरक्षा का मार्जिन ढूंढो, वैल्यू से कम पर खरीदो। तीसरा, अपने निवेश को फैलाओ, डाइवर्सिफिकेशन, एक ही जगह सारा पैसा मत लगाओ। और चौथा, लंबी अवधि का सोचो, रोज रोज के उतार चढ़ाव से परेशान मत हो। ये तो आज भी उतने ही काम के सिद्धांत लगते हैं। बिल्कुल। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या खरीदें, ये सिखाती है कि सोचें कैसे, एक निवेशक की तरह कैसे सोचें। सही कहा। ये आपको बाजार के शोर शराबे से बचाकर लॉजिकल फैसले लेने में मदद करती है। हाँ जी। लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं? मतलब आज के जमाने में इसे पढ़ते हुए कुछ ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, कुछ बातें हैं, जैसे इसकी भाषा थोड़ी सी अकादमिक लग सकती है कुछ लोगों को। अच्छा। और क्योंकि ये काफ़ी पहले लिखी गई थी, तो जाहिर है इसमें आजकल की जो टेक कंपनियां हैं या ये जो तेज़ी से बदलता डिजिटल बाजार है, उसका सीधा जिक्र नहीं मिलेगा। तो क्या इसके सिद्धांत पुरानी कंपनियों पर ही लागू होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धांत तो बुनियादी हैं। बिजनेस को समझो, उसकी वैल्यू निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, ये आज भी लागू होते हैं। बस उन्हें आज के नए बिजनेस मॉडल और माहौल के हिसाब से ढालना पड़ता है। ये बात तो है। तो कुल मिला के द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वाकई एक टाइमलेस गाइड है। इसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ निवेश की तकनीक नहीं सिखाती, बल्कि पैसे को लेकर एक समझदार, एक स्थिर नजरिया देती है ना? बिल्कुल। धैर्य और अनुशासन, अगर ये दो चीजें हैं तो ये किताब आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी। ये एक माइंडसेट बनाने वाली किताब है। एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, श्रोताओं के सोचने के लिए। ग्राहम जोर देते थे कंपनी की वैल्यू उसके पिछले रिकॉर्ड और स्थापित वित्तीय स्थिति पर आंकने पर। हाँ बिल्कुल। पर आज हम बहुत सी ऐसी नई कंपनियां देखते हैं जिनकी वैल्यू उनके भविष्य की संभावनाओं पर, उनके इनोवेशन पर टिकी है। उनका कोई लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होता ही नहीं। सही बात है। तो सवाल यह है कि क्या ऐसी नई पीढ़ी की कंपनियों के लिए ग्राहम के सिद्धांतों को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, या फिर उन्हें किसी तरह से अडेप्ट किया जा सकता है उनके मूल्यांकन के लिए? ये सोचने वाली बात है।